नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसका आज प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 3 तक अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वीडियो को देख लेंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ओके, तो 1 अगस्त से शुरू है, तो इस रिगार्डिंग ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, निम्मी असाइनमेंट का क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ओके, ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस रिगार्डिंग हम इस जो वीडियो लेकर आ रहे हैं इसमें टॉप 38 क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चन का इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, या जितने भी इस पे अपलोड कर रहे हैं टॉप 38 क्वेश्चन वो सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आप लोग ज़्यादा सेशन से जुड़कर वीडियो को ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलें क्वेश्चन में पहला है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। दोस्तों, प्रतिरोधकता होता है उसको हम रो से दिखाते हैं। ओके, तो एक लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है R बराबर रो L/A होता है। ठीक है, जहाँ R रेजिस्टेंस है, रो प्रतिरोधकता है, L लंबाई है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जब यहाँ पे रो बराबर करते हैं तो क्या आता है, RA/L आता है। ओके दोस्तों, तो R का मात्रक ओम होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और L का मात्रक मीटर होता है। ओके, तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। ठीक है, ओम मीटर बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो रो का मात्रक हुआ क्या हुआ, ओम मीटर आ गया। ठीक है, रो का मात्रक ओम मीटर आ गया। तो यही पूछा है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, अगर सीरीज प्रतिरोध है, श्रेणी प्रतिरोध है, अगर रेजिस्टेंस खुला है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन पहला दिया है, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। तीसरा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ओके दोस्तों, तो इस पास का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ श्रेणी में रेजिस्टेंस है, श्रेणी में रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ वोल्टेज लगाया गया है। तो हम जानते हैं श्रेणी में क्या होता है, करंट का मान समान होता है। ठीक है, करंट का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ओके, तो जब वोल्टेज का मान अलग अलग होगा तो इस रेजिस्टेंस पे कुछ अलग वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस पे कुछ अलग वोल्टेज होगा। ओके, तो यही क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। ओके, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो घरेलू तार होते हैं उसमें लचीला यानी फ्लेक्सिबल तारों का क्या उद्देश्य होता है। पहला दिया है, संयोजित वायरिंग करना, अस्थायी संयोजन, सीलिंग के छेद के माध्यम से केबल चलाएं, या फिर चौथा है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन यानी कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंस। ओके, तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन के लिए फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है।
दोस्तों कोई पॉइंटर है, पॉइंटर के संकेतक उपकरण पॉइंटर के शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने, यानी शून्य स्थिति है इसे डिफ्लेक्ट करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, कंट्रोलिंग टार्क की, यानी बल को नियंत्रित, तो बिल्कुल नहीं, ये तो बल को नियंत्रित करेगा। ठीक है, दूसरा है डिफ्लेक्टिंग, विचलन। ओके, डिफ्लेक्टिंग, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जो डिफ्लेक्टिंग होती है शून्य की अवस्था से आगे बढ़ाता है, डिफ्लेक्ट करता है पॉइंटर को। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ELCB, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB। दोस्तों ELCB का उद्देश्य पूछा है, तो ELCB का सबसे पहले फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो ELCB का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, याद रखेंगे। जो ELCB होता है इसका फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ओके, तो एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ELCB का। तो दोस्तों इसका जो मेनली उद्देश्य होता है अवशेष धारा को देखना, यानी मेंटेन द रेसिडुअल करंट, जो लीकेज धारा होती है उसको देखना होता है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों आउटपुट पूछा है वोल्टेज किसका, लिथियम सेल का। ठीक है, तो याद रखेंगे जो लिथियम सेल होता है इसका लगभग 2.5 वोल्ट होता है ना, याद रखेंगे। जो लिथियम सेल होता है इसका 2.5 ओम 2.5 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज होता है। दोस्तों जो लिथियम सेल होता है यह एक प्रकार का प्राइमरी सेल होता है, ये भी याद रखेंगे। जो लिथियम सेल होता है वह प्राइमरी सेल होता है। ठीक है, और जो लेड एसिड सेल होता है, लेड एसिड वो आपका सेकेंडरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल में समझाए हैं, जो प्राइमरी सेल होता है उससे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, और जो सेकेंडरी सेल होता है उसे हम दोबारा चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो लिथियम सेल का कितना होता है आउटपुट वोल्टेज, 2.5 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है धारिता की इकाई क्या है, यानी दोस्तों कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। धारिता होता है तो महो दिया है, पहला हेनरी दिया है, फैराड दिया है, चौथा है कूलाम दिया है। ठीक है, तो देखिए जो कैपेसिटेंस होता है तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वह फैराड होती है, याद रखेंगे। जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड होती है। और दोस्तों जो इंडक्टर होता है, प्रेरण होता है, इसकी यूनिट हेनरी होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। और जो महो होता है तो महो आपका एडमिटेंस का, जिसे वाई से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस का जिसे जी से डिनोट करते हैं, ससेप्टेंस का जिसे बी एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये सब का जो यूनिट होता है यह महो होता है। ओके, और दोस्तों जो कूलाम होता है तो कूलाम इसका जो यूनिट होता है वह चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, चार्ज का जो इकाई होता है वह कूलाम होता है। एक और विद्युत की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी जो यूनिट होती है यह कूलाम होती है। ओके, तो ये सब प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा है धारिता की इकाई, तो फैराड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ज्यावक्री एसी के फॉर्म फैक्टर क्या होगा। ओके, तो दोस्तों ज्यावक्री मतलब साइन वेव। साइन वेव में फॉर्म फैक्टर क्या होगा, तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। ठीक है, फॉर्म फैक्टर बराबर RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता क्या है, फार्मूला पूछ लेता है, तो आप बता देंगे RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों जो RMS वैल्यू होता है वह क्या होता है साइन वेव में 0.707। ओके, और जो एवरेज वैल्यू होता है 0.637 होता है। ओके,
तो जब हम इसको हम काटते हैं तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या जाता है, 1.11 आ जाता है। याद रखेंगे, फॉर्म फैक्टर बराबर जो जावक्री साइन वेव में होता है 1.11 होता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पीक फैक्टर का भी फार्मूला पूछ लेता है। तो पीक फैक्टर का जो फार्मूला होता है मैक्सिमम बटा के RMS होता है। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। पूछ रहा है दोस्तों सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। तो मेनली जो सर्किट ब्रेकर होता है वह क्या होता है, असामान्य स्थिति में यानी कि अनबैलेंस या अबनॉर्मल स्थिति में स्वचालित रूप से सर्किट को तोड़ना होता है। ओके, जो सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है वह क्या होता है, ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, यानी असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना होता है किसको, सर्किट को। ओके, तो सर्किट ब्रेकर अच्छा काम करता है, इसमें आपका जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो अबनॉर्मल यानी अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट को तोड़ देता है, वो भी ऑटोमेटिक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा। ओके, क्योंकि यही सब आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ल्यूमिनस दक्षता की इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, तो इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी जो लैंप होता है उसकी दक्षता को दर्शाता है कि कितनी दक्षता से वह चल सकता है, जल सकता है। ओके, तो इसका जो यूनिट पूछा है ल्यूमिनस एफिशिएंसी का, तो इसका जो क्या होता है दोस्तों, ल्यूमेन पर वाट होता है। इसकी दक्षता जो होती है ल्यूमिनस एफिशिएंसी का ल्यूमेन पर वाट होती है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एफिशिएंसी होती है ल्यूमिनस एफिशिएंसी ल्यूमेन पर वाट होता है, इसकी यूनिट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदान वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों एक गोदान वायरिंग होती है जो 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए सर्किट में 2 तरह के कितने स्विच की आवश्यकता होती है, यानी 2 वे स्विच की कितने की आवश्यकता होती है। ओके, तो याद रखेंगे 3 स्विच की आवश्यकता होती है, 3 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदान वायरिंग में। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करना है। दोस्तों देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में ए हमारा एक्टिव पावर होता है और ए रिएक्टिव पावर होता है और ए ऑपरेंट पावर होता है, ऑपरेंट पावर होता है। तो दोस्तों एक्टिव पावर जो होता है, एक्टिव पावर को हम शक्ति कहते हैं, सक्रिय शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना दिया है, 4 दिया है, 4 किलोवाट दे दिया है। इसका जो मात्रक होता है वाट में होता है या किलोवाट में। और जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर हमें ज्ञात करना है। ओके, और ऑपरेंट पावर मतलब आभासी शक्ति दे दिया है 5 kVA दिया है, kVA। ओके, यानी ऑपरेंट पावर का जो मात्रक होता है किलो वोल्ट एम्पियर होता है। ओके, और आपका प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर ज्ञात करना है। और जो रिएक्टिव पावर का होता है यूनिट होता है दोस्तों kVAR होता है। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, इसीलिए हम इसको डिटेल सॉल्यूशन करवा रहे हैं कि कोई भी उठा के आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछ देगा रिएक्टिव पावर का
यूनिट बताइए, एक्टिव पावर का यूनिट बताइए या फिर ऑपरेंट पावर का यूनिट बताइए। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया है, इसका पूरा सलूशन हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 kVA आपका ऑपरेंट पावर दे दिया और 4 किलोवाट दे दिया कितना, एक्टिव पावर। फिर से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 किलोवाट दिया है और यहाँ पे 5 kVA दिया है। ठीक है, तो मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पूछा है रिएक्टिव पावर, तो देखिए क्या होता है, ऑपरेंट पावर बराबर अंडर रूट एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। ओके, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर होता है रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, 5 kVA दे दिया है, तो 5 kVA का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमें एक्टिव पावर दिया है 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे रिएक्टिव पावर हमें ज्ञात करना है, तो रिएक्टिव पावर का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 16 जब इधर आएगा तो इधर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर kVAR का स्क्वायर इधर है। तो कुल मिला के यहाँ पे जब करेंगे तो kVAR का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, या kVAR बराबर 9 का अंडर रूट में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, तो 3 आ जाएगा, किसका, रिएक्टिव पावर का मान आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो रिएक्टिव पावर होगा कितना हो जाएगा, 3 kVAR हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है। ओके दोस्तों, तो यह कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसका सेपरेट वीडियो बना दिए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से चेक करके कलर कोड वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इससे आ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहला जो कलर दिया रेड है, दूसरा जो कलर है ग्रीन है, और तीसरा जो कलर है वह क्या है, ऑरेंज है, और चौथा जो कलर है यह क्या है, गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड है। तो इसका फार्मूला होता है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, तो जो रेड का कोड होता है दोस्तों, रेड का 2 होता है। ओके, और जो ग्रीन होता है ग्रीन का 5 होता है। देन उसके मल्टीप्लायर ऑरेंज है, तो ऑरेंज का जो कोड होता है 3 होता है। ओके, 10 पावर 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, गोल्ड का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5% हो जाएगा। ओके, तो यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 गुणा 10 पावर 3 प्लस माइनस 5% आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 गुणे 10⁻³ प्लस माइनस 5%। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो अधिकतम सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए जो पीवीसी नली का अधिकतम आकार होता है वह 25 mm होता है। याद रखेंगे 25 mm होता है। क्वेश्चन अगला है, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है, प्रकाश प्रभाव को बढ़ाने के लिए, या भारी तापमान को सहने के लिए, या फिर वायुमंडलीय दबाव को सहने के लिए, या लैंप से पराबैंगनी विकिरणों को कम करने के लिए। तो दोस्तों इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो रिड्यूस द अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन फ्रॉम लैंप। जो आपका उच्च दाब वाली हैलाइड लैंप होती है उसके बाहरी टिप को बोरोसिलिकेट से जो लगाते हैं पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए, कम करने के लिए। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। झटके से सुरक्षा, अति भार से सुरक्षा, ठीक है, या प्रोटेक्शन से सुरक्षा, या फिर
प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज करंट से सुरक्षा। तो दोस्तों जो वाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाई रेसिडुअल करंट, जो रेसिडुअल करंट होता है उससे मेनली हम प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, शॉक से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, झटके से सुरक्षा प्रदान होती है। ओके, जो रेसिडुअल करंट होती है वह झटके से सुरक्षा उससे प्रदान होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जरूर आप लोग इसे याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हाइड्रोमीटर होता है दोस्तों, वह विशिष्ट घनत्व मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है लेड एसिड बैटरी का। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कला शक्ति मापने में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी W1 W2 के बराबर होगा लेकिन विपरीत संकेत होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों फार्मूला होता है Q बराबर CV होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा B हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करता है, यानी विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द सर्किट। यह सर्किट में स्विच दिखाया गया है और किस प्रकार का स्विच है। ओके, तो दोस्तों यह जो स्विच है यह 2 वे स्विच को दिखाया गया है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो स्विच दिखाया गया है 2 वे स्विच होता है, 2 वे स्विच को दिखाया गया है। 21 नंबर का प्रश्न है, MCB के किस विद्युत उपकरण L श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो दोस्तों गीजर होता है इसके लिए L श्रेणी का उपकरण MCB का उपयोग किया जाता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। नई विद्युत अपघटन से बदलकर, या नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, या फिर बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, या फिर बैटरी को अधिकतम धारा से कम समय तक चार्ज करके। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, जो बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके क्या करते हैं, करके कठोर सल्फेशन दोष को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। दोस्तों एक खुला परिपथ है, तो खुला परिपथ है, यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो खुला परिपथ है, तो खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा, 0 होगा, कम होगा, अधिक होगा, या फिर अनंत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर सर्किट खुला हुआ है, ठीक है, तो खुले हुए सर्किट में करंट का मान बिल्कुल 0 होता है, लेकिन वोल्टेज का मान इन्फिनाइट होता है, देन रेजिस्टेंस का मान भी इन्फिनाइट होता है। ओके, वहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट परिपथ है, यानी यह परिपथ शॉर्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज का मान 0 होगा, देन रेजिस्टेंस का मान भी 0 होगा। उस स्थिति में करंट का मान इन्फिनाइट होता है। ये 2 पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे खुला परिपथ है, तो उसमें प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। देन इसी में वोल्टेज का मान भी पूछता तो वो भी इन्फिनाइट हो जाता। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों मेनली सोल्डरिंग विथ फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है वाहनों की बॉडी को सुधारने हेतु। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, बैटरी आवेशन में फाइन सिल्वेस्टर स्विच का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो फाइन सिल्वेस्टर स्विच होता है उसका जो मेनली कार्य होता है धारा रेटिंग का चुनाव करना, यानी सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ी होती है, आईसी कटआउट से, मेन स्विच से, या एनर्जी मीटर से, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। तो दोस्तों जो सर्विस लाइन होती है कहाँ से जुड़ी होती है, एनर्जी मीटर से, यानी जो पोल से डायरेक्ट हमारे घर तक आता है तो कहाँ पहले जुड़ा होता है, एनर्जी मीटर में। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र है। तो द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों m बराबर JIT होता है। इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, आपके एग्जाम में जरूर ये पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसे दोस्तों हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का पहला नियम भी बोलते हैं, याद रखेंगे। m बराबर JIT होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, घरेलू वायरिंग स्थापन में परीक्षण का प्रकार क्या है। दोस्तों ये परीक्षण दिखाया गया है, इसका प्रकार पूछा है, तो याद रखेंगे इस प्रकार का अगर फिगर दिख जाए तो यह पोलरिटी टेस्ट को शो करता है, यानी ध्रुवता जांच को दिखाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, गैस टाइप विस्फोटक स्थापन के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें रिजिड स्टील कंड्यूट यानी कठोर इस्पात कंड्यूट का उपयोग किया जाता है गैस टाइप विस्फोटक स्थापन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखेंगे। जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है पुनः तार बांधने के लिए वह कितना होता है, तो 1.4 होता है। ओके, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी विच इज द डायामैग्नेटाइट सबस्टेंस। तो दोस्तों डायामैग्नेटाइट पूछा है, डाया मतलब जिसमें चुंबकीय गुण बिल्कुल नहीं होता है। ओके, अपनी तरफ थोड़ा भी नहीं खींचता है, तो कौन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, या फिर प्लेटिनम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वाटर है, वाटर बिल्कुल डायामैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेट का बिल्कुल गुण नहीं होता है खींचने का। बाकी स्टील जो है फिकोनी, ये लो मैग्नेटिक मटेरियल है, और नीचे जो आपका प्लैटिनम दिखाया गया है यह पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यानी परावैद्युतिक चुंबकत्व होता है। जो चुंबकत्व का प्रॉपर्टीज होता है 3 प्रकार का होता है। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो बहुत तेज़ी के साथ चुंबक को अपनी ओर खींचता है। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, जिसमें आपका प्लैटिनम, सोडियम, कैल्शियम ये सब आता है, कॉपर भी आता है। ओके, और तीसरा जो होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें आपका वाटर आ जाता है। याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य होता है। तो मेन द्विधात्विक पट्टी होता है एमसीबी। दोस्तों जो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये भी आपसे पूछ लेता है। ओके, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों इसका मेन कार्य होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी अति भार से बचाना होता है। जब ओवरलोड होता है तो द्विधात्विक पट्टी गर्म होती है जिससे गिर जाता है उसका, ओके, उसका नाभ जो होता है गिर जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है,
गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? ठीक है, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्रेविटी कंट्रोल? क्या है, किसी भी स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, या झुकी हुई स्थिति में, या फिर क्षैतिज स्थिति में? तो दोस्तों इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में, वर्टिकल स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का जो उपयोग होता है वह ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? यह दिखाया गया है आवृत्ति मीटर का प्रकार, यह कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा प्रकार है? यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल्ड कॉयल लैंप? तो इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? उच्च प्रकाश उत्पादन करना। जो क्वाइल्ड कॉयल लैंप होता है उसका हायर लाइट आउटपुट लैंप में प्रदान करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र है। देखिए फॉर्म फैक्टर का सूत्र पूछ लिया, तो शुरुआत में हम बताए थे जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला RMS बटे एवरेज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, RMS बटे एवरेज कहाँ दिया है? तो पहला एवरेज बटे RMS नहीं होगा, दूसरा RMS बटे एवरेज औसत मान, तो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहीं पे पीक फैक्टर भी पूछता है तो मैक्सिमम बटे RMS होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 4 कुंडलित चालकों के समूह का क्या नाम है? ठीक है, 4 कुचालित जो है दोस्तों, 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है? तो पेयर है, कोर है, क्वार्ट्स है, या लेयर है? तो दोस्तों 4 कुचालित है। ओके, 1 2 3 4 कुचालित है, तो 4 कुचालित है तो इसको हम क्वाड बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? क्वाड बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देख रहे हैं दोस्तों, हर एक शिफ्ट में तांबे से रिलेटेड जरूर पूछ रहा है। सभी जितना भी प्रैक्टिस सेशन कराए हैं उसमें तांबे से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखेंगे तांबा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका 4 जो सेल होता है उसको आप याद रखेंगे, KLMN। के में जो होता है 2 होता है, L में 8 होता है, M में 18 होता है, N में 1 होता है। तो सबसे बाहरी पूछता है तो 1 हो जाएगा, तीसरे पे पूछेगा तो 18 हो जाएगा, दूसरे पे पूछेगा तो 8 हो जाएगा, पहले पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस सेल को। ओके, और कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 29 होता है, तो इस तरह जब फिट करेंगे तो 29 हो जाएगा। देखिए 2 8 8 2 10, 18 10 28 और 28 1 29। ओके, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है और पूछा है तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 18 हो जाएंगे। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर दूसरे में पूछता तो 8 हो जाता, चौथे में पूछता तो 1 हो जाता, पहले में पूछता तो 2 हो जाता। ठीक है, तो याद रख लेंगे, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओके दोस्तों, आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। टोटल 38 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। और दोस्तों चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।